जिनसे किया हुआ वादा। अगर कभी मेरे कमरे में रखी लकड़ी की संदूकची खोलो तो याद रखना उसके अंदर जो कागज है उसे मुकम्मल पढ़ने की गलती मत करना। ये अल्फाज मेरे दादा के थे। उनकी मौत से सिर्फ चंद लम्हे पहले वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। सांसें उखड़ रही थी। घर के तमाम लोग उनके पास खड़े थे। वो एक एक करके सबको देख रहे थे, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। फिर अचानक उनकी नजरें मुझ पर आकर रुक गईं। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मुझे करीब बुलाया। मैं झुककर उनके बिल्कुल करीब गया। उनके होंठ बमुश्किल हिल रहे थे। उन्होंने मेरे कान में सरगोशी की। इमरान, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे कमरे में रखा संदूक कभी मत खोलना, क्योंकि उसमें मेरा नहीं किसी और का वादा रखा है। ये कहकर उनकी सांसें टूट गईं। कमरे में शोर मच गया। हर तरफ रोने की आवाजें गूंजने लगी, लेकिन मेरी समाज जैसे बंद हो चुकी थी। मेरे ज़हन में सिर्फ एक जुमला बार बार गूंज रहा था, किसी और का वादा। दादा की वफात के बाद जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ गई। वक्त गुजर गया, महीने, फिर साल। किसी ने कभी उस संदूक का जिक्र नहीं किया। घर में ये बात एक खामोश राज की तरह दफन हो गई। मैं भी उसे भूल चुका था। 4 साल बाद अब्बा को दिल का दौरा पड़ा। खुशकिस्मती से वो बच गए, मगर इलाज पर बहुत खर्च आ गया। कर्ज बढ़ता जा रहा था। आखिरकार फैसला हुआ कि हमारा आबाई घर बेच दिया जाए। वही घर जिसमें दादा ने पूरी जिंदगी गुजारी थी। घर खाली करने के लिए हम सब सफाई में लग गए। पुराना सामान, लकड़ी की अलमारियां, टूटे हुए संदूक सब निकाले जा रहे थे। मैं दादा के कमरे में दाखिल हुआ। वही पुराना कमरा जिसमें बचपन में जाने से भी बहुत डर लगता था। कमरे में अभी भी संदल की लकड़ी और पुरानी किताबों की मिली जुली खुशबू थी। दीवार पर दादा की टोपी लटक रही थी। घड़ी 4 साल से बंद थी। उसकी सुइयां 3:17 पर रुकी हुई थी। मैंने बेअख्तियार घड़ी को देखा, फिर नजरें कमरे के कोने पे गई। वहां गिर्द में जमी हुई एक छोटी सी संदूक रखी थी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। वही संदूक जिसका जिक्र दादा ने मरते वक्त किया था। मैंने खुद को समझाया ये सब वहम है, लेकिन जैसे ही मैंने संदूक उठाया, ऐसा लगा जैसे वो बाहर से छोटी मगर अंदर से गैर मामूली भारी हो। मैं उसे मेज पे ले आया। ताला जंग आलूदा था। एक हथौड़ी की हल्की सी ज़रब से टूट गया। संदूक खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। हालांकि कमरे की तमाम खिड़कियां बंद थी। अंदर सिर्फ 3 चीजें थी, एक पुरानी डायरी, एक ऑडियो कैसेट और सुर्ख कपड़े में लिपटा हुआ एक मोड़ा हुआ कागज। मेरा हाथ खुद ब खुद उस कागज की तरफ बढ़ गया। कपड़ा खोला तो अंदर एक बहुत पुराना कागज था। उस पर स्याही तकरीबन मिट चुकी थी, लेकिन दरमियान में एक गहरा भूरा अंगूठा साफ नजर आ रहा था। पहले मुझे लगा ये आम स्याही है, मगर नीचे एक छोटा सा जुमला लिखा था। ये निशान खून से लगाया गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कागज के ऊपर उन्वान था, मुआहदा। नीचे चंद सतरें लिखी थी। मैं अपनी नस्ल की हिफाजत के बदले वो वादा कबूल करता हूँ जो आज रात मुझसे लिया जाएगा। उसके बाद वो हिस्सा किसी ने स्याही से मुकम्मल काट दिया था। सिर्फ आखिरी लाइन बाकी थी, ये मुआहदा मेरी मौत से ख़त्म नहीं होगा। मैं अभी यही सोच रहा था कि आखिर ये किस किस्म का मुआहदा है कि अचानक कमरे की बंद घड़ी जो 4 साल से रुकी हुई थी खुद ब खुद चलने लगी। मैंने हैरत से ऊपर देखा। सुइयां आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगी और आकर रुक गईं 3:17 पर। उसी लम्हे कमरे के बाहर से अम्मा की आवाज़ आई, इमरान, तुमने मुझे बुलाया था? मैं चौंक गया। नहीं तो? अम्मा दरवाजे पर आ गईं। उनका चेहरा जर्द था। उन्होंने कहा, अभी तो तुमने बिल्कुल दादा की आवाज में मेरा नाम लेकर बुलाया था। मेरे हाथ से कागज तकरीबन गिर गया। मैंने साफ कहा, मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला। अम्मा ने कमरे के अंदर झांका, फिर फौरन पीछे हट गई। ये खिड़की के पास कौन खड़ा है? मैंने घबरा कर फौरन खिड़की की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ हल्का सा पर्दा हिल रहा था। मैंने दोबारा माँ की तरफ देखा। उनके माथे पर पसीना था। वो आहिस्ता से बोली, शायद मेरी नजरों का धोखा था, और चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई।
बार बार मुआहिदा मेरे जहन में घूम रहा था। आखिर दादा ने ऐसा कौन सा वादा किया था जो उनकी मौत के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। रात तकरीबन 2 बजे मैंने फैसला किया कि वो डायरी पढ़ूंगा। जैसे ही मैंने संदूक दोबारा खोला, मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। मुआहिदा अब वैसा नहीं था। मैंने उसे चंद घंटे पहले ही खुद पढ़ा था, मगर अब उसके नीचे एक नई सतर लिखी हुई थी। वो सतर पहले वहाँ नहीं थी, और सबसे खौफनाक बात, वो सतर पुरानी स्याही से नहीं, ऐसे लिखी हुई लग रही थी जैसे अभी चंद लम्हे पहले लिखी गई हो। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, पहला वादा पूरा हो गया, अब दूसरा वारिस मुआहिदा पढ़े। उसके बिल्कुल नीचे आहिस्ता आहिस्ता मेरे नाम के पहले 2 हुर्फ एन मीम। मेरा सांस सीने में रुक गया, और उसी लम्हे संदूक के अंदर रखी पुरानी ऑडियो कैसेट बगैर किसी टेप रिकॉर्डर के खुद ब खुद चलने लगी। ऑडियो कैसेट चलने लगी, लेकिन कमरे में कोई टेप रिकॉर्डर मौजूद ही नहीं था। आवाज़ पहले धीमी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगी। हर चंद सेकंड बाद अजीब सी खरखराहट सुनाई देती थी, जैसे ये रिकॉर्डिंग बहुत पुरानी हो। और उसके बाद दादा की आवाज़ गूंजी, अगर तुम ये आवाज़ सुन रहे हो तो इसका मतलब है मैं इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कुर्सी पे बैठ गया। दादा की आवाज़ में अजीब सी थकन थी। इमरान, अगर तुमने मुआहिदा पढ़ लिया तो अब पीछे हटने का वक्त गुजर चुका है। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उन्होंने मेरा नाम कैसे लिया? ये रिकॉर्डिंग तो बरसों पहले की थी। दादा बोलते रहे, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो मैंने पूरी जिंदगी किसी को नहीं बताई। ये वाकया सन 1978 का है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी। मेरा गांव शदीद कहत का शिकार था। 6 महीने से बारिश नहीं हुई थी। कुएं खुश्क हो चुके थे, जानवर मर रहे थे, लोग अपने घर छोड़ के जा रहे थे। हर रोज किसी न किसी के घर से रोने की आवाजें आती थी। एक रात गांव के सबसे बूढ़े शख्स ने मुझे अलग ले जाकर कहा, अगर वाकई अपने खानदान और गांव को बचाना चाहते हो तो आज आधी रात के बाद पुराने कुएं पर जाना। मैंने पूछा, वहां कौन आएगा? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, अगर वो खुद ना आना चाहे तो तुम उसे कभी नहीं देख सकोगे। दादा की आवाज़ चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई, फिर दोबारा बोले, मैं उस रात गया और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रात के तकरीबन 1 बजे थे। आसमान पर चांद नहीं था, सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही थी। मैं हाथ में लालटेन लेकर पुराने कुएं तक पहुंचा। वो कुआं बरसों से खुश्क था। उसके इर्द गिर्द किसी इंसान के कदमों के निशान भी नहीं थे। मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा। फिर अचानक कुएं के अंदर से किसी ने मेरा नाम पुकारा, सलीम। मैं घबरा के पीछे हट गया। आवाज़ दोबारा आई, इस बार पहले से ज़्यादा आवाज़, सलीम नीचे देखो। मैंने हिम्मत करके कुएं में झांका। नीचे मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन पानी ना होने के बावजूद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी का अक्स हिल रहा हो। उसी लम्हे मेरे पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैं फौरन मुड़ा। मेरे सामने एक शख्स खड़ा था। सफ़ेद कपड़े, सर पर सफ़ेद पगड़ी, लंबी दाढ़ी और चेहरा ऐसा कि अगर एक बार देख लो तो दोबारा देखने की हिम्मत ना हो। उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर पुरसुकून थी। उसने मुझसे पहला सवाल किया, तुम पानी लेने आए हो या कीमत देने? मैं कुछ समझ ना सका। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वो हल्का सा मुस्कुराया, नाम जान लोगे तो डर खत्म हो जाएगा। और मुझे डर नहीं, फैसला चाहिए। उसने कुएं की तरफ इशारा किया। कल सुबह सूरज निकलने से पहले ये कुआं पानी से भर जाएगा, तुम्हारा गांव बच जाएगा। लेकिन वो खामोश हो गया। मैंने बेसब्री से पूछा, लेकिन क्या? उसने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, हर नेमत की एक कीमत होती है। मैंने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो बोला, मुझे तुम्हारा माल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी नस्ल से एक वादा चाहिए। मैं चौंक गया। कैसा वादा? वो खामोशी से कुएं के किनारे बैठ गया,
फिर उसने मिट्टी पर अपनी उंगली से एक अजीब सा निशान बनाया। आज से हर 30 साल बाद तुम्हारे खानदान का एक फर्द मेरे पास आएगा। वो अपनी मर्जी से आए या हालात उसे ले आए, फर्क नहीं पड़ता। मैंने फौरन इनकार कर दिया। मैं अपनी औलाद की किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। उस शख्स ने पहली बार जोर से कहका लगाया, लेकिन उस कहके में खुशी नहीं थी, सिर्फ अजीब सी उदासी थी। फिर वो बोला, फैसला तुम कर चुके हो। मैं हैरान रह गया। मैंने कब किया? उसने मेरी लालटेन की रोशनी कुएं की दीवार पर डाली। खून से बना हुआ एक अंगूठा पहले से मौजूद था और उसके नीचे मेरा नाम लिखा था, सलीम। मैं खौफ से पीछे हट गया। ये किसने किया? उसने आहिस्ता से जवाब दिया, तुमने। बस तुम्हें याद नहीं। उसी लम्हे हवा तेज चलने लगी, लालटेन बुझ गई, चारों तरफ मुकम्मल अंधेरा छा गया। चंद लम्हे बाद जब मैंने दोबारा रोशनी की, वो शख्स गायब था, लेकिन कुआं जो बरसों से खुश्क था उसमें पानी लबालब भरा हुआ था। दादा की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैंने समझा ये सब एक ख्वाब था, लेकिन अगली सुबह पूरा गांव खुशियां मना रहा था। कुआं वाकई भर चुका था और उसी दिन से मेरे घर के दरवाजे पर हर साल एक खाली सफ़ेद लिफाफा आना शुरू हो गया। उसी वक्त ऑडियो की आवाज़ अचानक रुक गई। फिर एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। ये दादा की आवाज़ नहीं थी, ये किसी अजनबी की थी। वो आहिस्ता से बोला, सलीम ने सिर्फ आधा सच बताया है, असल वादा अभी बाकी है। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। ये आवाज़ टेप रिकॉर्डर से नहीं आ रही थी, ये मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर देखा। संदूक खुला हुआ था और उसके अंदर पहले से एक चीज़ ज़्यादा रखी हुई थी, एक सफ़ेद लिफाफा जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, इमरान, और नीचे सुर्ख स्याही में सिर्फ एक तारीख, कल रात 3:17। रात के 3 बजने में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। मेरे हाथ में वही सफ़ेद लिफाफा था। कमरे की हवा पहले से ज़्यादा ठंडी महसूस हो रही थी। घर के बाकी अफराद गहरी नींद में थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरे घर में हर घड़ी बंद हो चुकी थी, सिवाय दादा के कमरे वाली घड़ी के। वो मुसलसल एक ही आवाज़ कर रही थी। मैंने कई बार खुद को रोका। दिल कर रहा था लिफाफा मत खोलो, लेकिन दिमाग जवाब दे रहा था, अगर आज ना खोला तो शायद कभी सच मालूम ना हो। मैंने गहरा सांस लिया और लिफाफा खोल दिया। अंदर सिर्फ एक ही सफ़ा था, ना कोई लंबा ख़त, ना कोई नक्शा, सिर्फ एक जुमला, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि इस बार इंतखाब तुम्हारा नहीं हमारा है। नीचे सिर्फ एक पता लिखा था, पुराना रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1, वक्त रात के 3:17। मैं अभी वो कागज़ देख ही रहा था कि अचानक घर की तमाम लाइट्स एक साथ जलने और बुझने लगी। ऑन ऑफ, फिर मुकम्मल अंधेरा। उसी लम्हे घर के मरकजी दरवाजे पे 3 दस्तक हुई। मैं तेजी से बाहर निकला। अब्बा, अम्मा और मेरी छोटी बहन भी जाग चुके थे। अब्बा ने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ दरवाजे के सामने गीली मिट्टी पर कदमों के निशान थे, लेकिन वो बाहर से अंदर नहीं आए थे, बल्कि घर के अंदर से बाहर गए थे। हम सब हैरान रह गए। उसी वक्त मेरी बहन कांपती हुई बोली, अम्मी, अभी दादा कमरे से बाहर निकले थे। अम्मा ने फौरन उसे डांट दिया, खामोश, ऐसी बातें मत करो। लेकिन मेरी बहन रोने लगी। मैंने देखा था, वो सफ़ेद कपड़ों में थे और उन्होंने इमरान भाई को देखा था। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। सुबह होते मैं इस पते के बारे में मालूमात लेने निकला। गांव के बुजुर्गों से पूछा, हर एक ने एक ही जवाब दिया, वो रेलवे स्टेशन तो 30 साल पहले ही बंद हो चुका है। एक बूढ़े चाय वाले ने मेरी बात सुनी। उसका चेहरा फौरन संजीदा हो गया। उसने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें वो पता किसने दिया? मैंने सफ़ेद लिफाफा उसके सामने रख दिया। लिफाफा देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। वो फौरन दुकान बंद करने लगा। मैंने कहा, बाबा जी, आखिर बात क्या है? वो बोला, बेटा, जिस घर में ये लिफाफा पहुंच जाए वहां से कोई ना कोई हमेशा के लिए बदल जाता है। मैंने पूछा, आपको ये सब कैसे मालूम? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि 25 साल पहले ऐसा ही एक लिफाफा मेरे वालिद के नाम भी आया था। वो रात के 3:17 पर उसी रेलवे स्टेशन गए थे और वापस तो आ गए थे, लेकिन उन्होंने कभी एक लफ्ज नहीं बोला। जिंदगी के आखिरी दिन तक
वो सिर्फ एक ही जुमला लिखते रहे। बूढ़े ने लरसते हाथ से कागज निकाला। उस पर सिर्फ एक सतर लिखी थी, वादा निभाया जा रहा है। मेरे ज़हन में सवाल ही सवाल थे। आखिर उस रेलवे स्टेशन पे ऐसा क्या था? मैंने फैसला किया, आज रात में ज़रूर जाऊंगा। रात के 2:30 बजे मैं अपनी मोटरसाइकिल पर उसी पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। रास्ता सुनसान था, हवा गैर मामूली तौर पर खामोश थी, जैसे पूरा इलाका सांस रोके मेरा इंतज़ार कर रहा हो। आखिरकार मैं स्टेशन पहुंच गया। इमारत टूटी हुई थी, प्लेटफॉर्म पर झाड़ियां उग चुकी थी, लोहे की पटरियों पर जंग लगा हुआ था। साफ लग रहा था कि यहाँ बरसों से कोई ट्रेन नहीं आई। मैंने मोबाइल देखा, 3:16। अगले ही लम्हे स्क्रीन खुद ब खुद बंद हो गई। फिर दूर कहीं ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मैंने चौंक कर पटरियों की तरफ देखा। ये कैसे मुमकिन था? ये लाइन तो बरसों पहले बंद हो चुकी थी। सीटी की आवाज़ करीब आते ही ज़मीन हिलने लगी, पटरियां कांपने लगीं और फिर घनी धुंध के अंदर से एक पुरानी स्याह ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। उसके तमाम डब्बे बंद थे, सिर्फ आखिरी डब्बे का दरवाज़ा खुला था। दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था, सफ़ेद कपड़े, खामोश चेहरा और वही पुरसुकून आँखें जिसका जिक्र दादा ने अपनी रिकॉर्डिंग में किया था। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार साफ आवाज़ में कहा, तुम बहुत देर से आए हो इमरान। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम जिन हो? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और उसका जवाब सुनकर मेरे जिस्म का खून जैसे जम गया। नहीं, मैं वो हूं जिससे जिन भी वादा तोड़ने की हिम्मत नहीं करते। उसी लम्हे ट्रेन के अंदर से मेरे मरहूम दादा की आवाज़ आई, इमरान अंदर मत आना, अगर एक बार सवार हो गए तो वक्त तुम्हें कभी वापस नहीं करेगा। और ट्रेन का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलने लगा। ट्रेन का दरवाज़ा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, ना कोई मुसाफिर, ना किसी इंजन की आवाज़, सिर्फ पुरानी लकड़ियों की सीटों से उड़ती हुई नमी की बू। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, मेरे कानों में अभी भी दादा की आवाज़ गूंज रही थी, अंदर मत आना। लेकिन उसी लम्हे ट्रेन के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ बिल्कुल मेरे छोटे भाई एहसन जैसी थी। मैंने बेइख्तियार एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, और जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर दाखिल हुआ, पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। मैं घबरा कर पलटा, दरवाज़ा अंदर से नहीं खुल रहा था। अचानक पूरी ट्रेन हिलने लगी, हालांकि बाहर कोई इंजन नहीं था। खिड़की से देखा तो प्लेटफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। ट्रेन चल पड़ी थी, लेकिन पटरियों पर पहियों की आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ एक अजीब सी सरगोशी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रहे हों। मैंने कान लगाए, वो सब एक ही जुमला दोहरा रहे थे, वादा निभाना ज़रूरी है। मैं अगले डब्बे की तरफ बढ़ा। वहाँ दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर के नीचे एक साल लिखा था, 1948, 1978, 2008, और अब एक खाली फ्रेम जिसके नीचे सिर्फ एक ही तारीख लिखी थी, 2038। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने सोचा ये अगला साल क्यों लिखा है। उसी वक्त किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर मुड़ा। मेरे सामने दादा खड़े थे, लेकिन वो बूढ़े नहीं थे, बिल्कुल वैसे जैसे पुरानी तस्वीरों में नजर आ रहे थे। तकरीबन 30 साल के, ताकतवर और जिंदा। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, दादा। उन्होंने फौरन मेरा हाथ पकड़ा। आवाज़ आहिस्ता रखो, वो सुन लेगा। कौन? मैंने पूछा। दादा ने सिर्फ सर हिलाया। जिससे मैंने वादा किया था। मैंने रोते हुए कहा, आप तो मर चुके हैं। दादा की आंखों में अजीब सी उदासी आ गई। मर गया हूं तुम्हारी दुनिया में, लेकिन यहाँ वक्त मरता नहीं। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैंने पूछा, ये जगह आखिर क्या है? दादा ने खिड़की से बाहर इशारा किया। मैंने देखा ट्रेन किसी शहर, जंगल या पहाड़ से नहीं गुजर रही थी। बाहर सिर्फ धुंध थी और उस धुंध के अंदर हजारों घड़ियां हवा में मौलिक थीं। हर घड़ी अलग वक्त दिखा रही थी। कोई 1952, कोई 1989, कोई 2041। दादा बोले, ये रास्ता वक्त के बीच से गुजरता है। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, वो शख्स कौन है? दादा ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, वो जिन नहीं है। लोग उसे जिन समझते हैं क्योंकि हकीकत जानने की हिम्मत किसी में नहीं होती। मैं कुछ और पूछता, उससे पहले ट्रेन अचानक रुक गई।
दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। दादा ने मेरा हाथ पकड़ा। जो भी देखो खामोश रहना। हम दोनों नीचे उतरे। सामने एक गांव था। मैंने गौर से देखा, ये तो हमारा ही गांव था, लेकिन हर चीज़ नहीं लग रही थी। लोग पुराने कपड़ों में थे, बैलगाड़ियाँ चल रही थी। मैंने एक दुकान के बाहर लगी तारीख पढ़ी, 12 जून 1978। मेरी सांस रुक गई। मैं माजी में हूँ। दादा ने सर हिलाया। अचानक दूर से शोर सुनाई दिया। लोग कुएं की तरफ भाग रहे थे। दादा भी तेजी से उस तरफ चलने लगे। हम वहां पहुंचे तो एक 8-9 साल का बच्चा कुएं के किनारे खेल रहा था। मैंने उस बच्चे को देखा और मेरे कदम जमीन में गड़ गए। वो बच्चा मैं खुद था। मेरा ही बचपन, वही चेहरा, वही कपड़े, वही माथे का छोटा सा निशान। मैं खौफ से दादा की तरफ मुड़ा। ये कैसे मुमकिन है? दादा ने आहिस्ता से कहा, ये वो दिन है जिस दिन सब कुछ शुरू हुआ था। अचानक वही सफेद कपड़ों वाला शख्स कुएं की दूसरी तरफ से नमूदार हुआ। पूरा गांव जैसे उसे देख ही नहीं सकता था, सिर्फ मैं और दादा। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में उदासी नजर आई। वो बोला, तुम अभी भी यही समझ रहे हो कि मैं तुमसे वादा लेने आया हूं? वो चंद कदम आगे बढ़ा, फिर आहिस्ता से कहा, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे खानदान से वादा लेने नहीं बल्कि वादा निभाने आता हूं। मेरा पूरा वजूद जैसे सुन्न हो गया। अगर वो वादा लेने नहीं आता तो फिर असल दुश्मन कौन है? उसी लम्हे कुएं के अंदर से एक ऐसी चीख गूंजी जो ना इंसान की थी ना किसी जानवर की। पूरा गांव लर्ज उठा और पहली बार मैंने सफेद कपड़ों वाले शख्स के चेहरे पे खौफ देखा। उसने फौरन मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, भागो, इससे पता चल गया है कि तुम यहाँ आ चुके हो। उसी लम्हे कुएं के अंदर से एक स्याह हाथ आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगा। कुएं के अंदर से निकलने वाला स्याह हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था। वो इंसान का हाथ नहीं, उसकी उंगलियां गैर मामूली तौर पर लंबी थी, नाखून पत्थर की तरह काले, और जहां वो कुएं के किनारे को छूता वहां पत्थर राख की तरह बिखरने लगे। पूरा गांव खौफ से चीख रहा था, लेकिन हैरत की बात यह थी, किसी को वो हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। लोग सिर्फ जमीन हिलती हुई महसूस कर रहे थे। सिर्फ 3 लोग उसे देख सकते थे, मैं, मेरे दादा और वो सफेद कपड़ों वाला अजनबी। भागो! दादा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम कुएं से दूर भागने लगे, लेकिन सफेद कपड़ों वाला शख्स वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसके होठों से कुछ अल्फाज निकले। वो कोई जबान थी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। जैसे ही उसने वो अल्फाज अदा किए, कुएं से निकलता हुआ स्याह हाथ वहीं रुक गया। पूरा माहौल खामोश हो गया। मैंने हैरत से पूछा, तुम आखिर हो कौन? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार नमी थी। फिर बोला, मैं जिन नहीं हूं, मैं उस वादे का निगहबान हूं। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसने खुद ही बात जारी रखी। सदियों पहले इस कुएं के नीचे एक ऐसी हस्ती को कैद किया गया था जिसे ना इंसान रोक सकते थे ना जिन। उसे कैद रखने के लिए हर नस्ल में एक खानदान मुंतखब किया जाता है और तुम्हारा खानदान उन्हीं खानदानों में से एक है। मेरा सांस रुक गया। तो दादा ने वादा? वो फौरन बोला, तुम्हारे दादा ने तुम्हें बचाया नहीं था, उन्होंने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने खानदान को निगहबान बनाया था। उसी लम्हे दादा ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। वो आम चाबी नहीं थी, उस पर वही निशान बना था जो खून वाले मुआहदे पर था। दादा ने वो चाबी मेरी हथेली पर रख दी। ये अब तुम्हारी अमानत है। मैंने हैरत से पूछा, ये किस चीज की चाबी है? दादा ने कांपती हुई आवाज में कहा, वक्त की। अचानक जमीन जोर से हिली। कुएं से एक खौफनाक दहाड़ सुनाई दी। इस बार स्याह हाथ के साथ एक बहुत बड़ी स्याह जंजीर भी ऊपर आने लगी। जंजीर के हर हल्के पर अजीब निशानात बने हुए थे। सफेद कपड़ों वाला शख्स पहली बार घबरा गया। नहीं, उसे इतनी ताकत कभी नहीं मिली थी। दादा ने मेरी तरफ देखा, क्योंकि मुआहदा अधूरा रह गया था। मैंने चौंक कर पूछा, कौन सा मुआहदा? दादा ने मेरी आंखों में देखा और वो बात कही जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैं मरने से पहले आखिरी रस्म मुकम्मल नहीं कर सका, और जब कोई निगहबान अपनी जिम्मेदारी पूरी किए बगैर मर जाए तो कैद कमजोर होने लगती है। मैंने गुस्से से कहा, फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दादा ने नजरें झुका ली, क्योंकि अगर तुम सच बचपन में ही जान लेते तो वो तुम्हें बहुत पहले ही ढूंढ लेता।
उसी लम्हे सफेद कपड़ों वाले शख्स ने अचानक मेरी कलाई मजबूती से पकड़ ली। उसकी आवाज पहली बार सख्त हुई। इमरान, अब सच सुनने का वक्त आ गया है। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगा। वो बोला, तुम उस खानदान में पैदा नहीं हुए थे। मेरी सांसें रुक गई। क्या? उसने आहिस्ता से सर हिलाया। तुम्हें मुंतखब किया गया है, तुम्हें उस खानदान तक लाया गया क्योंकि सिर्फ तुम इस कैद को हमेशा के लिए बंद कर सकते हो। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। फिर मुझे अचानक याद आया, वही पुराना अखबार, वही रेलवे स्टेशन, वही बचपन की धुंधली यादें। क्या वाकई मैं इस खानदान का हिस्सा था ही नहीं? अचानक कुएं के अंदर से एक आवाज़ गूंजी जिसने मेरे जिस्म का खून जमा दिया। वो आवाज़ मेरी अपनी थी। इमरान, झूठ पर यकीन मत करो, असल निगहबान वो नहीं, तुम हो। मैं चौंक कर कुएं की तरफ मुड़ा। पानी की सतह पर मेरा चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन वो मैं नहीं था। वो मुझसे ज्यादा उम्र का था। उसके बाल सफेद थे और उसकी आंखों में अजीब सी थकन थी। उसने मेरी तरफ देखकर सिर्फ एक जुमला कहा, अगर तुमने आज गलत फैसला किया तो अगले 60 साल तक कोई सुबह नहीं होगी। उसी लम्हे मेरे हाथ में मौजूद पुरानी चाबी खुद ब खुद गर्म होने लगी। उस पर एक लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगा, आखिरी। और जैसे ही पूरा लफ्ज़ मुकम्मल होने ही वाला था, सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स पहली बार ज़ोर से चिल्लाया, नहीं, इसे मत पढ़ना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चाबी पर पूरा जुमला लिख चुका था, आखिरी निगहबान, और उसी के नीचे मेरा अपना नाम, इमरान। मेरे इर्द गिर्द हर चीज़ खामोश हो गई। हवा रुक गई, परिंदों की आवाज़ ख़त्म हो गई, हत्ता कि ज़मीन का लर्जना भी बंद हो गया। सिर्फ कुएं के अंदर से पानी टपकने की आवाज़ आ रही थी। सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आया। पहली बार उसने अपनी पगड़ी उतारी। मैं हैरान रह गया। वो ना खौफनाक था ना अजीब, वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह दिखाई देता था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अब वक्त आ गया है, तुम पूरी हकीकत जान लो। मैंने गुस्से में पूछा, तुम हो कौन? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मेरा नाम हारिस था। मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह एक आम इंसान था। 400 साल पहले मैं भी एक ख़ानदान का आखिरी निगहबान था। मैं खामोश रह गया। उसने बात जारी रखी, जब मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, मुझे आज़ाद होना चाहिए था, लेकिन मैंने ये गलती कर दी। मैंने अपने बाद आने वाले निगहबान को सच नहीं बताया। उसी दिन मैं खुद उस वादे का हिस्सा बन गया। मैंने हैरत से पूछा, तो तुम जिन नहीं हो? वो हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो 400 साल से मर भी नहीं सकता और जिंदा भी नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कुएं की तरफ देखा। वो स्याह साया अब पहले से ज़्यादा वाज़ेह था। उसकी आंखें नहीं थी, चेहरा नहीं था, सिर्फ एक स्याह धुआं जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। मैंने पूछा, ये क्या है? हारिस ने पहली बार खौफ से उसकी तरफ देखा, फिर बोला, उसका कोई नाम नहीं। इंसानों ने उसे जिन समझा, जिन्होंने उसे साया समझा, लेकिन हकीकत में ये नफ़रत, लालच, धोखे से पैदा होने वाली वो ताकत है जो हर दौर में किसी न किसी की शक्ल में वापस आती है। फिर इसे कैद कैसे रखा गया? मैंने पूछा। हारिस ने जवाब दिया, किसी जादू से नहीं, किसी तावीज़ से नहीं, बल्कि एक वादे से। जब तक एक निगहबान अपनी मर्जी से इस कैद की हिफाजत करता रहे, ये बाहर नहीं आ सकती। मैंने गुस्से से कहा, तो आज ये सिलसिला ख़त्म कर देते हैं। मैंने खून वाला माहिदा उठाया और आग लगा दी। कागज़ जलने लगा। चंद लम्हे बाद वो मुकम्मल राख बन गया। मैं मुस्कुराया, ख़त्म हो गया। लेकिन हारिस के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। वो सिर्फ मुझे देखता रहा। अचानक कुआं ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। ज़मीन के फटने की आवाज़ आई। स्याह धुआं पहले से कई ज़्यादा तेज़ी से बाहर आने लगा। हारिस चिल्लाया, तुमने मुआहिदा नहीं जलाया, तुमने कहत की आखिरी मोहर तोड़ दी। मेरे हाथ से राख गिर गई। मैंने देखा वो राख ज़मीन पर गिरने के बजाय हवा में रुक गई और आहिस्ता आहिस्ता उस राख से एक नया कागज़ बनने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा दादा के संदूक में था। उस पर अल्फाज खुद ब खुद ज़ाहिर होने लगे, वादे जलाए नहीं जा सकते, वो सिर्फ नए निगहबान का इंतखाब करते हैं। मेरे हाथ में मौजूद चाबी अचानक टूट गई
उसके अंदर से एक छोटी सी धात की तख्ती निकली। उस पर एक तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 2056, और नीचे एक नाम, निगहबान, अभी मुंतखब होना बाकी है। मैं हैरान रह गया। इसका क्या मतलब है? हारिस ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम आज यहाँ मर गए तो अगला निगहबान 30 साल बाद मुंतखब होगा, लेकिन अगर तुम जिंदा रहकर अपनी मर्जी से ये जिम्मेदारी कबूल करो तो ये कैद हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। मैंने पूछा, कैसे? हारिस की आंखों में पहली बार उम्मीद नजर आई। वो बोला, हर निगहबान एक ही गलती करता है, वो वादा निभाता है मगर सच छुपा लेता है। अगर तुम सच दुनिया को बता दो तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। मैंने फ़ौरन फैसला कर लिया। मैंने दादा की डायरी, ऑडियो कैसेट, मुआहदा और पूरी हकीकत हुकूमत, अखबारात और तारीख के महकमे के हवाले कर दी। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। किसी ने यकीन नहीं किया। किसी ने कहा यह एक कहानी है, किसी ने कहा यह एक ज़हनी बीमारी है, लेकिन मुझे एक बात का सुकून था, मैंने सच छुपाकर अगली नस्ल पर बोझ नहीं डाला। 3 माह बाद मैं दोबारा उसी कुएं पर गया। वो कुआं खुश्क था, पुरानी जंजीरें गायब थीं। हारिस भी कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, उस पर एक जुमला लिखा हुआ था, आज़ादी सच बोलने वालों को मिलती है। मैं खामोशी से वापस मुड़ गया। मुझे लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन 6 माह बाद मैं कराची में एक किताबों की दुकान पर गया। एक नई हॉरर किताब सामने रखी थी। मैंने जैसे ही उसे उठाया मेरे हाथ कांपने लगे। किताब का नाम था जिन से किया हुआ वादा। मुंसिफ का नाम इमरान सलीम। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई किताब नहीं लिखी थी। मैंने घबरा कर किताब खोली। पहले सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर तुम ये किताब पढ़ रहे हो तो याद रखो, हर कहानी सिर्फ एक बार नहीं लिखी जाती। मैंने तेज़ी से आखिरी सफ़ा खोला। वहाँ सिर्फ एक खाली जगह थी और मेरी आंखों के सामने स्याही खुद ब खुद फैलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उर्फ बनने लगे, अगला निगहबान। चंद लम्हों बाद नाम मुकम्मल हो गया, लेकिन वो मेरा नाम नहीं था, वो उस शख्स का नाम था जिसने ये कहानी पढ़ना शुरू की थी। उसी लम्हे मेरे पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, वादा ख़त्म नहीं हुआ, बस अब किसी और की बारी है। मैंने फ़ौरन पलट कर देखा। दुकान बिल्कुल खाली थी। सिर्फ काउंटर पर एक पुराना सफ़ेद लिफाफा रखा था और उस पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, कहानी तो अब शुरू होगी।